आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। थावे मीरगंज मुख्य पथ 531 पर शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में दंपति की मौत हो गई थी, जिसको लेकर मृतक के स्वजनों ने शनिवार की सुबह डीएवी स्कूल के पास सड़क पर शव रखकर लगभग 1 घंटे तक सड़क जाम किया। स्वजनों का आरोप था कि प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि पुलिस अभी तक गाड़ी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसके साथ ही हादसे में मृत स्वजनों ने सड़क जाम के दौरान मुआवजे की मांग कर रहे थे। बताया जाता है कि नगर थाना के आर्य नगर वार्ड नंबर 21 के 55 वर्षीय राजरिक गुप्ता उनकी पत्नी 52 वर्षीय पार्वती देवी के साथ स्कूटी पर सवार होकर अपने पैतृक घर मीरगंज थाना क्षेत्र के प्योली गांव दीपावली के अवसर पर घर पर साफ सफाई कराने जा रहे थे। वे जैसे ही स्कूटी से डीएवी स्कूल के पास पहुंचे तो मीरगंज की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही वैगनार गाड़ी ने धक्का मार दिया। इस हादसे में पति राजरिक गुप्ता की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि पत्नी पार्वती देवी की मौत इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान हो गई। मौत की सूचना मिलने पर स्वजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में रखकर पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों के हवाले कर दिया। शनिवार की सुबह अजीत गुप्ता, मुकेश गुप्ता, कमलेश गुप्ता, राजद प्रदेश सचिव अरविंद कुमार पप्पू, सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा व बलिस्टर प्रसाद कुशवाहा आदि स्वजनों ने दोनों शव को 2 एम्बुलेंस में रखकर डीएवी स्कूल के पास जाम कर ड्राइवर की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग करने लगे। सड़क जाम से टोल प्लाजा और दुर्गा मंदिर गोलंबर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई स्कूली वाहन जाम में फंसी रही। सड़क जाम की सूचना पाकर थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार और सीओ रजत कुमार बर्णवाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्वजनों को समझाते हुए सड़क जाम हटवाया। थाना अध्यक्ष ने स्वजनों को समझाते हुए कहा कि ड्राइवर की पहचान सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। जल्द ही ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गाड़ी मालिक और ड्राइवर के विरुद्ध प्राथमिकी की गई है। वैगनार गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। वहीं सीओ रजत कुमार बर्णवाल ने बताया कि हादसे में मृत दंपति की मुआवजे सरकारी नियमानुसार देने की कार्रवाई की जा रही है। सड़क हादसे में मौत के बाद दंपति के पुत्र अजीत कुमार गुप्ता ने गाड़ी मालिक और ड्राइवर के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। मृतक के पुत्र नगर थाना के आर्य नगर वार्ड नंबर 21 के अंकित कुमार गुप्ता ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि मेरे पिता राजरिक गुप्ता और मेरी मां पार्वती देवी स्कूटी से अपने पैतृक गांव मीरगंज थाना के प्योली गांव शुक्रवार को जा रहे थे। वे जैसे ही डीएवी स्कूल के पास स्कूटी से पहुंचे तो वैगनार गाड़ी के ड्राइवर तेजी एवं लापरवाही से चलाती हुई स्कूटी में टक्कर मार दिया, जिससे मेरे मां और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि स्कूटी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। थावे पुलिस द्वारा गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने मेरे पिता राजदीप गुप्ता को मृत घोषित कर दिया तथा मेरी मां पार्वती देवी इलाज के दौरान दम तोड़ दी, जिसको लेकर मृतक के पुत्र अजीत कुमार गुप्ता ने थाने में गाड़ी मालिक और ड्राइवर सहित 2 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। गोपालगंज शहर के समाहरणालय सभा कक्ष में शनिवार को जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एम्बुलेंस सेवा जीवनदायक ऐप लॉन्च किया गया। बैठक में कहा गया कि जीवन के लिए उन्नत स्वस्थ अति आवश्यक है। हमारा प्रयास है कि जीवनदायक एक ऐसी पहल है जो लोगों के जीवन को बचाने के उद्देश्य से बनाई गई है। टेक्नोलॉजी का इस युग में जरूरी है, उसका इस्तेमाल कर जीवन बचाने में सुगम करने की इस विजन के साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीवनदायक की मदद से लोग घर बैठे सरकारी व प्राइवेट एम्बुलेंस की बुकिंग कर सकेंगे। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में हमारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। आज से पहले अगर किसी मरीज को अगर आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 102 से एम्बुलेंस नहीं मिल पाता था, तब उन्हें प्राइवेट एम्बुलेंस खोजने में बहुत परेशानी होती थी और ज्यादातर लोग प्राइवेट व निजी सवारी से मरीज को अस्पताल लेकर जाते थे, जिसमें मरीज को बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाती थी, जो कि गोल्डन आवर्स में जान को बचाए रखने में अति आवश्यक होती है। एक उचित व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं होने के कारण लोग आसपास में ही उपलब्ध प्राइवेट और एनजीओ की ओर से चलाए जाने वाले एम्बुलेंस तक बुक नहीं कर पाते थे, क्योंकि लोगों को ये जानकारी ही नहीं होती थी कि उनके निकट में कोई एम्बुलेंस उपलब्ध भी है। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं एक जीवन बचाने वाला पहल जीवनदायक मोबाइल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के मदद से आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आसपास में उपलब्ध सभी एम्बुलेंस को देख पाएंगे और उसकी बुकिंग भी यथाशीघ्र कर पाएंगे। हमारे इस प्रयास से लोगों की जान ज्यादा से ज्यादा बचा जा सके। इसके साथ ही हमने इस पर एप्लीकेशन को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम जरूरतमंद लोगों को ब्लड भी डोनेट कर पाएंगे या फिर ब्लड डोनर भी खोज पाएंगे। इससे और भी ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाया जा सके। यह एक आपातकाल में काम आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस एप्लीकेशन है। गोपालगंज के लोगों से अनुरोध किया गया है कि ऐप को अपनी स्मार्टफोन में डाउनलोड कर रखें और अपना पंजीकरण भी अवश्य करवा लें,
ताकि जरूरत पड़ने पर आप जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाएं एवं किसी के जीवन को बचाकर पुण्य के भागी बने। एक जीवनदायक ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया है जो कि एम्बुलेंस मैनेजमेंट का एक एप्लीकेशन है। अक्सर हम देखते हैं कि कभी किसी व्यक्ति को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, खास करके किसी समय दुर्घटना हो जाए या किसी के घर में मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कोई डिलीवरी की ज़रूरत है किसी को प्रेगनेंसी में, या किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को चेस्ट में पेन है, पेट में तेज़ दर्द है, तो आदमी कहाँ जाए, किसको फ़ोन करे। उसके लिए मुझे लगा कि एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया जाए जिससे गोपालगंज की करीब 35 लाख जनता लाभान्वित हो सके और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वो रखें। हमने इसमें क्या किया है कि 3 प्रकार के जो एम्बुलेंस है सभी को इंटीग्रेट किया है। एक तो है कि 102 है, यदि किसी व्यक्ति को लगता है 102 को हम रिंग करना चाह रहे हैं तो 102 में भी हमारा कॉल चला जाएगा। यदि 102 से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो कहीं पेशेंट के साथ इंगेज है, तो प्राइवेट एम्बुलेंस को चाहता तो हमने 22 प्राइवेट एम्बुलेंस को, जो मुख्यमंत्री एम्बुलेंस योजना के तहत जिन लोगों ने एम्बुलेंस लिया है उन लोगों को इंटीग्रेट किया है। तीसरा कि कई ऐसे संस्थान हैं जो कि एम्बुलेंस देते हैं, चाहते हैं कि हम डोनेट करें, तो उन सभी एम्बुलेंस सिस्टम को इसके साथ ही हमारे पास एम्बुलेंस सरकारी अस्पतालों में भी कई कोटे से एम्बुलेंस है, उन सभी एम्बुलेंस को इंटीग्रेट किया है। इसकी खास बात यह है कि लोग उस ऐप पे या तो पहले से डाउनलोड करके एप्लीकेशन को रखें और उसमें जब प्रेस करेंगे, बुकिंग करेंगे लोकेशन का, तो उनका पिकअप लोकेशन लेगा और कहाँ जाना चाहते हैं वो लोकेशन ले लेगा। और इसमें यदि प्राइवेट एम्बुलेंस है तो उसका भाड़ा भी ले लेगा कि कितना भाड़ा आपको लगेगा, लगभग वो डिस्टेंस के भाड़ा देता है एप्लीकेशन, और आपको पहले से जानकारी होगी कि हमें इतना भाड़ा लगेगा, हमें यहाँ जाना है। हमने एक बेसिक मिनिमम भाड़ा भी उसमें फिक्स कर दिया है 750 रुपया, जो 10 किलोमीटर तक का है, क्योंकि एम्बुलेंस चालकों से बात हुई, बोला सर इससे कम में हम चला नहीं पाएंगे। और जो है मैक्स और प्रति किलोमीटर 24 रुपये के दर से हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, क्योंकि एम्बुलेंस में गाड़ी के साथ साथ कई आवश्यक सुविधाएं होती है, उनके पास एक मैन पावर भी रखना पड़ता है, स्टाफ रखना पड़ता है, साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट्स रखना पड़ता है। इन सभी के साथ अब इसमें सुविधा क्या होगी, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी यदि एम्बुलेंस बुक करते हैं तो जिस प्रकार का सरकार का 102 का हो या हमारा प्राइवेट एम्बुलेंस हो या NGO वाला हो, तो लोकेशन बता देगा कि कौन कौन सा एम्बुलेंस आपके आसपास में है। आप जिसको भी बुक करना चाहते हैं आप बुक कर लीजिए, भाड़ा बता देगा, ड्राइवर का मोबाइल नंबर आपके पास आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर उनके पास चला जाएगा। जब वो कन्फर्मेशन करेंगे कि हम आ रहे हैं तो ठीक है, यदि कन्फर्मेशन वो नहीं करते हैं 5 मिनट के अंदर में, तो आपके पास सुविधा है कि आप दूसरे एम्बुलेंस में भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो 5 मिनट के अंदर में हम लोग रखे हैं, लॉक इन टाइम रखे हैं ताकि दूसरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। इससे मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी एम्बुलेंस की ज़रूरत हमें इमरजेंसी में पड़ता है और इसमें किसी व्यक्ति को कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। वो एम्बुलेंस पे करेंगे तो उनको ससमय एम्बुलेंस मिलेगा। दूसरा, जो एम्बुलेंस जितने चालक हैं और जितने मुख्यमंत्री एम्बुलेंस योजना के तहत लोगों ने वाहन लिए हैं, इन लोगों को भी एक रहेगा कि सही समय पे वो सेवा दे पाएंगे। तो हम इस प्रकार से लोगों की जान बचाने में काफ़ी कामयाब होंगे। तो कई बार अच्छी बात है। दूसरे को मदद करने के लिए हमें अगर एम्बुलेंस बुक करना हो तो उसमें क्या करना होगा परिस्थिति में? यस, इसमें एम्बुलेंस में हमने 2 रखा। एक तो आप अपने मोबाइल में एम्बुलेंस जो जीवनदायक ऐप है डाउनलोड करके हमेशा के लिए रखिए ताकि कभी भी बुक कर सकते हैं कहीं से। दूसरा है कि यदि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है और आप देख रहे हैं कि यहाँ दुर्घटना हुई है, आप किसको फ़ोन करें? हम पुलिस को भी फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस को भी फ़ोन करते हैं। तो उसमें आउटसाइडर्स के लिए भी एक है कि बाहर से ऑप्शन है कि आप जा करके आप मैसेज डाल दीजिए, एम्बुलेंस वो चला जाएगा, वो जगह से आदमी जा करके एम्बुलेंस उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देगा। निश्चित रूप से कि अस्पताल पहुंचने के बाद उसके अटेंडेंट्स कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, लेकिन लोगों की जान सही समय पे बच जाए, हम उनका जो ब्लीडिंग टाइम है, जो ब्लीड कर रहा है उसकी ब्लीडिंग को हम कम कर दें तो काफ़ी सहूलियत होगी लोगों को जान बचाने में। सर, ये बिहार के अन्य जिलों में भी है या फिर पहली बार गोपालगंज में प्रशासन की ओर से किया गया? हम लोगों ने पहली बार गोपालगंज में किया है, इस जीवनदायक ऐप को लॉन्च किया है और हम हेल्थ विभाग से अनुरोध करेंगे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्बुलेंस को यदि हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं तो हम काफ़ी संख्या में लोगों की जान बचा सकते हैं। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज।
गोपालगंज जिलाधिकारी डॉक्टर नौल किशोर चौधरी के मार्गदर्शन में बिहार सरकार के निर्देशानुसार गंडक नदी में डुमरिया घाट के पास 4 लाख से अधिक देशी प्रजाति के मछलियों को छोड़ा गया। इस दौरान सदर प्रखंड के कोनवा डुमरिया में राय फिश कंपनी के यहां रिवर राइचिंग कार्यक्रम के तहत गंडक नदी में देशी प्रजाति के मछलियों के बच्चों को छोड़ने के लिए पिछले 4 महीनों से तैयारी की जा रही थी। इसके लिए गंडक नदी से ही बड़ी मछलियों को पकड़ा गया और उन्हें भी फर्टिलाइजेशन करते हुए 4 लाख बच्चे तैयार किए गए थे, जिनको मत्स्य विभाग के पदाधिकारियों के नेतृत्व में ले जाकर गंडक नदी में छोड़ दिया गया। इस दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी मनोरंजन प्रसाद ने बताया कि हमारे यहाँ नदियों से लगातार मछलियाँ निकाली जाती हैं, परंतु उसमें मछलियों को छोड़ा नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमारे नदियों का इकोसिस्टम बिगड़ रहा है और नदियों में मछलियों की संख्या गिर रही है। इस वजह से नदियों से मछली मारकर अपनी जीविका चलाने वाले लोगों को भी भूखमरी से गुजरना पड़ता है। अब इस योजना से नदियों में मछलियां छोड़ी जा रही हैं। इसकी वजह से नदी का इकोसिस्टम ठीक होगा और नदी से मछली मारकर जीविका चलाने वाले लोगों को भारी मात्रा में मछलियां भी मिलेंगे, जिससे उनका घर भी चलेगा। इसी उद्देश्य से सरकार ने पूरे बिहार में इस योजना को चलाया है, जिसके तहत गोपालगंज में भी मछलियों को छोड़ा गया। इस दौरान उप मत्स्य निदेशक सारन मोहम्मद राशिद फारूकी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी पूरी बारीकी से अपनी टीम के साथ मछलियों के बच्चों को जांच पड़ताल किया और नदी में मछलियों को छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार की दूरदर्शी सोच है, जिसका आने वाले वक्त में काफी लाभ देखने को मिलेगा। देसी प्रजाति की कई मछलियां विलुप्त हो रही हैं, उनका भी संरक्षण इस योजना के माध्यम से होगा और बहुत सारे गरीब लोग जो मछली मारकर जीवन यापन करते हैं, उनकी आय बढ़ेगी तथा नदियों का इकोसिस्टम बेहतर होगा। राय फिश कंपनी के संचालक राजू कुमार राय ने बताया कि सरकार के निर्देश पर देसी प्रजाति की मछलियों को संरक्षित करने के लिए पिछले 4 महीनों से लगे हुए थे। उनकी टीम ने गंडक नदी से ही बड़ी मछलियों को पकड़ा और उनको हिचरी में ले जाकर फर्टिलाइज कराया गया और जब बच्चे 2 से 3 इंच बढ़ गए तो उनको अब गंडक नदी में छोड़ा जा रहा है, ताकि सरकार के मंशा के अनुरूप नदी का इकोसिस्टम भी बेहतर हो और मछली मारने वाले लोगों की आय भी बढ़ जाए। अच्छी योजना है जिसके तहत गंगा नदी तंत्र में जितने गंगा नदी में की नदियां हैं, जो गंगा नदी तंत्र की नदियां हैं, जितने भी हैं, कोसी हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, पुनपुन हो, ये सभी नदियों में ये हम लोग ये जो इंडियन मेजर कार्प है, जिसको कि हम लोग भारतीय मेजर कार्प कहते हैं, जो नदी की प्रमुख प्रजाति हुआ करती थी, वो विलुप्त हो चुकी है, होने के कगार पर है। तो विलुप्त होने के कगार पर होने के कारण क्या है कि वहाँ का जो नदी का जो इकोसिस्टम है वो खतरे में है। ट्रेनिंग किए 2012 में हम लखनऊ में, तो उसके बाद से अपना प्रैक्टिकल कर हैचरी चला रहे हैं। 12 साल हो गया अपना हैचरी चलाते हुए और इसी से अनुभव मिला और जो अनुभव लेने का कारण हुआ, टुनटुन सर आए, 3 साल हमको नॉलेज दिए और उसके बाद से गोपालगंज के DFO साहब आए, वो हमको नॉलेज दिए, विभाग से मदद दिवाए। हैचरी का जीर्णोद्धार हुआ, रिवर रैचिंग का हुआ, तालाब में एरिएटर हुआ, बहुत सा मतलब स्कीम जो है। कितने लेबर को आप मजदूरी देते हैं, कितने रोजगार देते हैं यहाँ पर 10 लेबर डेली रहता है 1 साल के लिए, पर डे 10 लेबर। उसमें 4,11,000 बच्चा दे रहे हैं, 4 लाख बच्चा और 11,000 एक्स्ट्रा हम अपने तरफ से बच्चा दे रहे हैं। तो ये बताइए कितना मेहनत लगा तैयार करने में? इसको 4 माह समय लग गया तैयार करने में बच्चा को। नदी में गोपालगंज में हो रहा है, बूढ़ी गंडक में भी हो रहा है, आपको मुजफ्फरपुर में भी हो रहा है। मैंने सभी नदियाँ जितने भी हैं जो गंगा नदी में जाके मिलती हैं वो सभी नदी में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये इसको हम लोग एक पखवाड़ा के रूप में बना रहे हैं, जो आज से शुरू हुआ है। 4/11 से लेकर के 11/11 तक हम लोग इसको डालेंगे, नदी में बीज डालेंगे। 4 लाख का लक्ष्य गोपालगंज जिला को मिला हुआ है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं डुमरिया घाट से। डुमरिया घाट में आज इसको शुभारंभ आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के कार्यक्रमों के द्वारा निर्धारित है और ये कार्यक्रम आज हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, सब समय इसको शुभारंभ करेंगे। रैंचिंग एक सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत नदियों में पुनर्स्थापन, यानी कि हम लोग तालाब में जैसे मछली स्टॉक करते हैं, लेकिन नदियों में तो सिर्फ मछली मारने का काम करते हैं, उसमें हम लोग मछली का बच्चा नहीं डालते थे। लेकिन ये सरकार की योजना है जिसके तहत वहीं से मछली पकड़ी जाती है, जिस नदी में डालना है उसी का हेचरी में ब्रीडिंग करा के अब फिर उस बच्चे को उसमें छोड़ दिया जाता है। इससे 2-3 लाभ है, जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहेगा। दूसरा चीज़ कि जो हमारे मछुआरे भाई है, जो ये मछली का बच्चा जब बड़ा हो जाएगा
तो जो इसी पर आश्रित है उनके लिए ये जीविकापार्जन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए उनको बड़े साइज़ की मछली आसानी से मिल जाएगी। पहले वो आधे घंटे में जितना मछली मार पाते थे, अब वो आधा घंटा में उसका डबल मछली मार पाएंगे। और ये 3 महीना के लिए जो बैन रहता है, जिस तरह मछली बच्चा देती है जून जुलाई टू द एंड ऑफ सितंबर, तो उसके लिए भी सरकार की योजना चलाई गई, राहत सह बचत योजना, कि अब जो आदमी इसी पर मछली मारना, शिकार माही करना और उसी से उनका जीविकापार्जन जो चलता है, तो इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण। गोपालगंज जिला समराली के पास अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने धरना दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे रखी। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने के बाद चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी। आपको बताते चले कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा चल रही हड़ताल के तहत शहर के अंबेडकर चौक के पास जिले के विभिन्न प्रखंडों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने शनिवार को अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान धरनार्थियों ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित किया जाए, ग्रेजुएटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक सेविकाओं को 25,000 रुपये और सहायिकाओं को 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय राशि दी जाए। योग्य सहायिकाओं से सेविका बहाली के लिए अतिरिक्त 10 अंक बोनस देने का प्रावधान को लागू किया जाए। हम कहेंगे सरकार से हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं, जिसमें पहला है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। जब तक सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है, तब तक 25,000 सेविका को और 18,000 सहायिका को दे। 10,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दे। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्रेजुएटी पे लगाया गया है वो दे, और 10 अंक सेविका की बहाली में, सुपरवाइजर में, और सहायिका की सेविका की बहाली में जो 10% अंक है वो दे। सेविका वार्ड पे हैं, एक वार्ड में एक सेविका रहती है और पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण काम सेविका करती है। बच्चों का नेटा पोटा छी घेघार थूक सब सेविका साफ करती है। और वेतन किसको दिया जाता है? वेतन देना चाहिए एक आंगनबाड़ी सेविका को, लेकिन दिया जाता है कहीं और, जो अब बर्दाश्त नहीं है। अब हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को कहना चाह रहे हैं कि हमारा जितना देर कर रही है उतना ही उसके लिए कठिन होगा, और हम लोग लास्ट में उनको बदलने का काम करेंगे और कुछ नहीं, हर चूल्हे से उनका वोट काट के रख देंगे और वो गिर जाएंगे। हम लोग 29 सितंबर से हड़ताल पे हैं और हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, लेकिन अभी तक हमारे लिए हमारे सरकार ने कुछ नहीं किया है, कुछ संज्ञान नहीं लिया है। हम आस लगाए बैठे हैं कि नीतीश सरकार सबके लिए कुछ कर रही है तो मेरे लिए भी करेगी, जैसे टोला सेवक के लिए और तालमी मरकज के लिए, शिक्षक के लिए। तो हम भी एक न्यू है, शिक्षक हैं, बच्चों के भविष्य बनाने के लिए। तो हमारे लिए सरकार कुछ सुन नहीं रही है। हमारा सब्र का बाँध टूटते जा रहा है और हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें पहला मांग है कि हमको अन्य राज्य की तरह ग्रेजुएटी मिले और अतिरिक्त मानदेय मिले और काम के बदले दाम मिले, और हमको ग्रुप सी में और सहायिका को ग्रुप डी में समायोजित करते हुए सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा सरकार नहीं दे रही है, तब तक हमें 25,000 और सहायिका बहनों को 18,000 मानदेय दे। इस क्या होगा? अगला कदम हमारा और ही जोरदार होगा। हम और संघर्ष वाला हड़ताल करेंगे और पूरी तैयारी। शराब तस्करी और नशा के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे शराब तस्कर जेल भी भेजे जाते हैं और सजा से बचने के लिए कई तरह के हथकंडे शराब तस्करों के द्वारा अपनाए जाती हैं। उनको सजा दिलाने में पुलिस की अहम भूमिका होती है और इसी कड़ी में पुलिस को किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिसकी वजह से नशा के कारोबारियों को सजा दिलाई जा सके। इसी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें गोपालगंज न्यायालय के न्यायाधीश भी उपस्थित रहे और जिला अभियोजन पक्ष के तमाम पदाधिकारी अधिवक्ता इस कार्यशाला में शामिल हुए और सभी लोगों से नशा के विरुद्ध अभियान की बिंदुओं पर चर्चा की गई। उनमें किसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए और किस तरह की पुलिस को काम करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
थावे स्थानीय प्रखंड के सेमरा पंचायत के निजी विद्यालय भेड़िया के छात्रों द्वारा शनिवार के दिन स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। स्वच्छता जागरूकता अभियान रैली को प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर एस.के. यादव, शकीर आलम और तनवीर हैदर ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डॉक्टर एस.के. यादव ने कहा कि आसपास स्थानों को आप लोग साफ सफाई करें। डेंगू का प्रकोप चल रहा है, आसपास के लोग गंदे नालियों में पानी जमने नहीं दें। डेंगू मच्छर के बचाव के लिए साफ सफाई एकदम जरूरी है। साफ सफाई से ही शरीर स्वस्थ रहता है। छात्रों द्वारा रैली निकालकर स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक XUV गाड़ी को गोपालपुर थाना क्षेत्र से पकड़ा, जहां चाड़ी पुल के पास पुलिस ने छापेमारी की और एक SUV कार को पकड़ लिया, परंतु रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाते हुए शराब तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने इस गाड़ी से 46 पेटी विदेशी शराब पकड़ी है, जिसे जब्त किया गया है और तस्करों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट के भाटवा मोड़ के पास एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा, जिस पर 42 पेटी विदेशी शराब रखी हुई थी। इस गाड़ी के चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी विवेक कुमार गौतम है, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला का निवासी है और भलुआई थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने शराब और इसकी गाड़ी को जब्त कर लिया है और आरोपी से इस शराब के संबंध में अनुसंधान कर रही है, ताकि इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को भी पकड़ा जा सके। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।